हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, देखो, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से इजी चैप्टर है। ठीक है, एक तो क्या है, इजी चैप्टर है। एक आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि फॉर्मूला बेस्ड है क्वेश्चन। ठीक है, उसमें आपको इतना वो जो पीएनसी जो चैप्टर था वो उसमें आपको सोचना ज्यादा पड़ता था बजाय फॉर्मूले के। इसमें आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, मतलब चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद में अ, अगर बाइनोमियल थ्योरम की अगर हम बात करें तो ये जेई मेंस और एडवांस दोनों में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड एडवांस दोनों में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अच्छा, अब बिना किसी टाइम लिए मैं अब आप लोगों के लिए ये चैप्टर शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो अब बात करते हैं, देखो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम, देखो बाइनोमियल थ्योरम, सॉरी, एक्सप्रेशन। ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। देखो, अगर थ्योरम के लिए बात करें तो इसमें क्वेश्चन चलते हैं इसका। अगर बाइनोमियल की बात करें तो ये तो आपको पता ही है कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2x, ये तीन हो गए तो ये हो गया ट्राइनोमियल। ठीक है, तीन टर्म, नोमियल मतलब होता है टर्म। और अगर हम बात करें आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये दो टर्म है, दैट्स वाई ये हो गया बाइनोमियल। ठीक है, उसके बाद में ओनली एक्स या ओनली वाई, कोई भी एक सिंगलटन, है ना, तो दे बोथ आर कॉल्ड मोनोमियल। मोनोमियल। ठीक है, अब एक्सप्रेशन का मतलब हो गया इसके बारे में ये स्टडी करना। और हम इसका एक्सपेंशन भी पढ़ेंगे, यानी इसका किस तरीके से अ, आगे बढ़ाया जाता है इसको। ठीक है, वो हम सारी चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे। तो अब देखो, अब हम बात करते हैं सबसे पहले पास्कल्स ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, ये पास्कल ट्रायंगल क्या होता है। देखो, अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा वो ये पढ़ा, जैसे एक्स प्लस वाई की पावर 1 1 थी, तो इसको आपने पढ़ा 1x प्लस 1y। ठीक है, अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया, तो आपने इसको पढ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, x प्लस वाई का होल क्यूब था, तो इसके लिए आपने क्या पढ़ा, एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3y(x², 3xy² प्लस वाई क्यूब। अब कोई बोले कि साहब मैं इसे ये तो नहीं, मैं तो इसे ये लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। देखो, ये लिखने का तरीका, अगर आप प्लस माइनस, अगर आप सिर्फ साइन को देखते हो तो लिखने का तरीका दोनों एक दूसरे के इक्वल ही है। लेकिन कोई ये पूछे कि एग्जैक्ट सही कौन सा तरीका है, तो वो ये तरीका है बिकॉज ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन या बिकॉज ऑफ पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल को फॉलो करना चाहिए ये। और पास्कल ट्रायंगल क्या होता है वो भी मैं अब आपको बता रहा हूँ। देखो, ध्यान से समझना एक एक चीज, आपको परेशानी नहीं आएगी इसमें। और इसमें भी आपने जो लर्न करा है वो लर्न करा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, या फिर ये भी लर्न करा होगा तो उसमें आपने वाई क्यूब लास्ट में शायद नहीं लिखा होगा। तो इसका भी एग्जैक्ट तरीका यही है, ये आपको समझ में आएगा पास्कल्स ट्रायंगल से। ठीक है, तो उसके बाद में अब अगर मैं आपको ये कहूं कि एक्स प्लस वाई की पावर 4, एक्स प्लस वाई की पावर 4, तो इसको आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, या फिर मैं ये कहूँ आपको कि एक्स प्लस वाई की पावर अगर 5 लिखा हो तो इसको आप कैसे लिखेंगे। देखते जाओ एक एक चीज, देखो ध्यान से। जैसे ये एक्स की पावर 3 हो गया, तो इसमें क्या होता है, ये पावर 4, देखो ये 3 है, दोनों की पावर 3 3 एज इट इज आ जाएगी, तो एक्स की पावर 4 और ये हो गए वाई की पावर 4। अब क्या होता है, अब इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इनके भी 1, इनके भी 1। तो देखो, अब ये किस तरीके से होगा, एक एक चीज देखना ध्यान से। देखो, अगर आप यहाँ देखोगे तो x की पावर जो है वो कम होती जा रही है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, और यहाँ x की पावर 0 तो लिख ही सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, y की पावर यहाँ 0 है, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 2 है। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो ये जो x और y है, ये x जो है ये तो फर्स्ट टर्म है एक तरीके से। ठीक है,
और ये जो y है ये है आपके पास सेकंड टर्म है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के नाम से अगर आप इसको याद रखोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद क्या करेंगे, देखो x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और यहाँ x की पावर 0। तो यहाँ 4 है तो यहाँ x की पावर 3 हो जाएगी, यहाँ x की पावर 2 हो जाएगी, सॉरी x की पावर 2 हो जाएगी, है ना, x की पावर 2 हो जाएगी, देन x की पावर 1 हो जाएगी और ये x की पावर यहाँ पे 0 है, y की पावर यहाँ 0 है तो इसके बाद, है ना, तो यहाँ पर y की पावर 0 है तो नहीं लिखेंगे, प्लस अब इनके कोफिशिएंट्स का सम होता है, देखो 1 और 2, इस 1 और इस 2 का सम हो गया ये 3, ठीक है, इस 2 और इस 1 का सम हो गया यहाँ पे 3 और ये इसके कोफिशिएंट अभी भी यहाँ 1 1 ही है, राइट। यही चीज हम यहाँ फॉलो करेंगे, देखो 1 और 3, इस 1 और इस 3 का सम कितना हो गया यहाँ पे 4, इस 3 और इस 3 का सम यहाँ पे कितना हो गया 6, इस 3 और इस 1 का सम यहाँ पे कितना हो गया 4 और ये इसका कोफिशिएंट अभी भी वही यही रहेगा, ठीक है। यहाँ x की पावर 4 हो गई, x की पावर 3 2 1 और यहाँ पर 0, तो y की पावर देखते हैं, यहाँ y की पावर 0, यहाँ y की पावर 1, फिर प्लस यहाँ y की पावर 2, फिर प्लस, फिर यहाँ y की पावर 3, फिर प्लस और फिर y की पावर 4, ओके। अच्छा, एक एक चीज देखते चले जाना, आपको परेशानी नहीं आएगी इसके अंदर। और थोड़ा सा भी अगर आपका ध्यान भटका, वीडियो को अगर आपने पूरा नहीं अटेंड किया तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बात करते हैं, देखो तो ये x की पावर 5 फर्स्ट टर्म की और यहाँ लिख देते हैं y की पावर 5, ठीक है। देखो ये हो गया एक, इसका कोफिशिएंट 1 और 4 का सम यहाँ पे आ जाएगा 5, 4 और 6 का 10 यहाँ पे 4 और 6 का सम 10 यहाँ आ जाएगा 10, 6 और 4 का सम यहाँ पे भी आ जाएगा 10, 4 और ये इस 1 का सम 5 यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये अभी भी 1। यहाँ y की पावर 0 है, लिख दी मैंने, यहाँ y की पावर 1 होगी, x की पावर कम होती जाएगी, जैसे 4 हो गई, 3 हो गई, 2 हो गई, 1 हो गई, है ना। अब यहाँ क्या है 5, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगी 2, यहाँ हो जाएगी 1 और यहाँ आ गई 0। फिर y की पावर यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ y की पावर 0 है, यहाँ y की पावर 1, y की पावर 2, y की पावर 3, y की पावर 4 और ये y की पावर 5, ठीक है। इस तरीके से ये आपका एक्सपेंशन होगा। समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा हूं मैं अब आपको। तो यहां से एक इनके अगर कोफिशिएंट्स की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल ध्यान से देखना, इनके कोफिशिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो देखो एक ट्राइंगल आपको अभी नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है अभी दिखेगा, देखो ट्राइंगल देखो, ये 1 1 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में ये 1 2 और ये 1, इसको इस तरीके से लिखो, देखो 1, एक मिनट, देखो 1 और ये 2, यहाँ पे 1 और ये यहाँ पर 1 हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट वाले को देखो 1 3 3 1, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे 1 3 3 और यहाँ पे आ गया 1। उसके बाद में 1 4 6 4, तो 1 4 6 4, ठीक है, और उसके बाद में फिर से 1, ये हो गया 1। फिर इसके बाद में 1 5 10 10, तो 1 5 10 10 5 1, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 1। अब इसको अगर आप बिल्कुल ध्यान से यहाँ देखोगे तो देखो ये हो गया, ये देखो ये एक ट्राइंगल की फॉर्म में बन रहा है, इतना प्यारा सा। समझ में आ रहा है मेरे कहने का मतलब क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको यहाँ पर। ये ट्राइंगल इनइक्वलिटी मतलब पास्कल नाम के एक अंकल ने इसके बारे में बताया था, दैट्स वाई ये हो गया, इसको कहते हैं इसलिए इसको पास्कल्स ट्राइंगल, ठीक है। इनके कोफिशिएंट्स को इस तरीके से लिखते हैं तो ये एक ट्राइंगल बनता है, और ये इसी तरीके और इसीलिए ही इसको लिखने का जो तरीका होता है वो ये एग्जैक्ट होता है। आप और पास्कल ट्राइंगल से ही आप एक्स एक्स प्लस वाई की पावर अगर 1000 भी दे रखी हो, 5000 दे रखी हो, 5 लाख करोड़ दे रखी हो, कुछ भी दे रखी है, आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। ये पास्कल्स ट्राइंगल कहलाता है, ओके।
फिर उसके बाद में न्यूटन अंकल ने भी इसके बारे में कुछ बताया था, तो आओ देखो इसको देखते हैं। न्यूटन्स बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब न्यूटन ने क्या कहा, एक एक चीज ध्यान से सुनना। देखो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये आपको कैसा लगे यदि मैं आपको कहूँ ये लिखा हुआ है 5C0, ये लिखा हुआ है 5C1, ये लिखा हुआ है 5C2, ये लिखा हुआ है 5C3, ये है 5C4 और ये लिखा हुआ है 5C5। ठीक है, तो ये चीज आपको अभी समझ में आएगी। देखो 5C0 और अब ये आया कैसे यहाँ पर, मतलब इसके बारे में बताया था न्यूटन ने। अब 5C0 की वैल्यू 5 होती है तो ये यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, मतलब 5C0 की वैल्यू 1 होती है ना। 5C0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये इसका कोफिशिएंट यहाँ पर ये 1 है ही। 5C1 की वैल्यू 5 होती है, ये 5 आ गया। 5C2 कितना होता है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 से ये कट गया, 5 दूना 10, ये रहा 10। देखो सही है। ऐसे ही 5C2 हो गया, ये 5C3 हो जाएगा। 5C3 5C3 की वैल्यू और 5C2 की वैल्यू वही होती है, आपको पता है अच्छे से। 5C4 के लिए भी 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 यानी 1 फैक्टोरियल। तो ऊपर वाला 5 फैक्टोरियल और नीचे वाला 4 फैक्टोरियल कटेगा तो ओनली 5 रह जाएगा, वो ये रहा। ठीक है, इस तरीके से। और ये 5C5 1 ही होता है ये भी, है ना। इसके इस तरीके से बताया था न्यूटन्स बाइनोमियल एक्सपेंशन। एक्सप्रेशन नहीं है, ये एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन, ओके। अच्छा, अब इनका तरीका है तो उसको भी लिख देते हैं एज इट इज। देखो कि x प्लस वाई की पावर अगर आपको n दे रखी है ना, क्योंकि इन्होंने n क्वांटिटीज के लिए डिफाइन कर दिया उसको, तो उसका फॉर्मूला होता है NC0, है ना। और पहला वाले पावर की हमने यहाँ पे देखा था। देखो एक चीज, यहाँ पे जो पहला वाला जो वेरिएबल है ना, पहली वाली जो टर्म है, इसकी पावर जो है वो 3 2 1 0 यानी कम होती जा रही है। और जो दूसरे वाला जो वेरिएबल है, सेकंड नंबर का जो टर्म है, उसकी जो पावर है वो बढ़ती जा रही है। तो पहले वाले की कम होती जाएगी पावर और दूसरे वाले की बढ़ती जाएगी। तो पहले वाले की पावर कम होती जाएगी, ठीक है, कम होती जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, x की पावर n और y की पावर क्या हो जाएगी 0 प्लस NC1। पहले वाले की पावर हमने देखा क्या होती जाएगी, बोलो। पहले वाले की पावर कम होती जाएगी तो x की पावर n-1 और y की पावर बढ़ती जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा y की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर n-2 और y की पावर 2 प्लस NC3 x की पावर n-3 और y की पावर 3। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब। प्लस ये इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा NCn, है ना। 1 2 3 4 5 आगे जाके n के लिए आएगा n, x की पावर n-n हो जाएगा, दैट्स वाई इट इज 0, है ना। तो x की पावर 0 हो गया और y की पावर 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके ये हो जाएगी n आएगा यहाँ पर। तो y की पावर क्या हो जाएगा n, यहाँ पे प्लस लगेगा, ओके। तो ये बताया किसने, न्यूटन ने। तो ये कहलाया आगे जाके न्यूटन्स बाइनोमियल एक्सपेंशन, ओके। आपको इसको याद इसी तरीके से रखना है कि ये वाली जो है ये है फर्स्ट टर्म, ठीक है, और ये वाली जो है ये है सेकंड टर्म, ओके। आई होप सो ये आपको समझ में आया हो, ओके। अच्छा, तो अगर अच्छा, अब ये तो हो गई बात। अब हम यहाँ पर बात करेंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है। ये क्या चीज है बाइनोमियल कोफिशिएंट, है ना। क्योंकि बाइनोमियल कोफिशिएंट के लिए खास करके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और हमें पता भी होना चाहिए बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है। एक बात याद रहे, यहाँ पर ये जो n है ये कुछ भी यूं ही उठ के नहीं आ जाएगा। n जो है वो यहाँ पर कहलाएगा नेचुरल नंबर के लिए कहलाएगा नेचुरल नंबर, ओके। अच्छा, और ये जो n है, ये वाला जो ये n है, ये इसी n के बारे में ही बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना।
और ये n है क्या वैसे, इसे बोलेंगे पावर या फिर एक्सपोनेंट, पावर या फिर एक्सपोनेंट। ओके, दैट इज n, है ना। अच्छा, अब बायनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, तो देखो ये जो NCR की जो वैल्यू है इसे ही हम बायनोमियल कोफिशिएंट बोलेंगे, बायनोमियल कोफिशिएंट। ओके, आई होप सो कि ये आपको समझ में आया हो, है ना। अच्छा, अब इसी की सहायता से आपको अगर मैं पूछ लूं कि साहब x प्लस 3y की होल पावर 5 लिखा हुआ है मान लो, और मैं पूछ लूं कि इसमें है ना जो है इसमें आप सम ऑफ कोफिशिएंट बताओ, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट बताओ, है ना। तो देखो आप इसको किस तरीके से करेंगे, इसको आप लिखोगे 5C0, है ना। ये यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पर x, तो x की जगह x ही रहेगा, है ना। और y क्या है यहाँ पर 3y, यानी जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर वो है x, जो सेकंड टर्म है वो है यहाँ पर 3y, और जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट जो है वो है यहाँ पर 5। ओके, तो NC0 x की पावर हमने देखा कम होती जा रही है, तो कम होती जा रही है, तो यहाँ पर कितने है, सबसे पहले हो जाएगी 5, है ना n, और 3y की पावर सबसे पहले आएगी 0, तो 0 पावर रखें या नहीं रखें, तो इसको एक काम करते हैं अभी के लिए तो हटा ही देते हैं, ठीक है। आगे देखो, प्लस 5C1 x की पावर 5 में से गया कितना 4, अब y की पावर आ जाएगी y क्या है यहाँ पर 3y, है ना। अच्छा, तो 3y लिख देते हैं, प्लस 5C2 x की पावर 5 4 3, और ये हो गया 3y का स्क्वायर, प्लस 5C3 x की पावर 2, 3y का हो जाएगा क्यूब, प्लस 5C4 x की पावर हो जाएगी 2 की जगह 1, और 3y की पावर हो जाएगी 4, प्लस 5C5 x की पावर यहाँ 1 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो हटा देते हैं उसको, और ये 3y की पावर हो जाएगा 5। ओके, अच्छा, अब एक एक चीज ध्यान से देखना जो मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पर। देखो 5C0 की वैल्यू जो है वो होती है आपकी कितनी, 1, है ना। तो 1, तो ये तो एज इट इज 1 आ गया यहाँ पर, तो है ना, ये हो गया 1। अच्छा, 5C1 की वैल्यू 5 3 जा 15, तो इसकी वैल्यू हो गई 15, है ना। अच्छा, 5C2 की वैल्यू कितनी होती है 10, और 10 इंटू 9 ये कितना हो गया 90। ओके, अच्छा, 5C3 की वैल्यू भी होती है 10, और 10 इंटू 27 कितना होता है 270, ठीक है। अच्छा, 5C4 की वैल्यू होती है 5, और 5, और ये होता है 9, 9 9 जा 81, 81 इंटू 5, 8 पंजे 8 पंजे 40, 400 और 5, 405, इसकी वैल्यू हो गई 405। 5C5 की वैल्यू अभी भी क्या है यहाँ पर 1, तो 405 है ना, तो 3 की वैल्यू 5 है, ओनली ओनली 3 की वैल्यू 5। तो हम क्या करेंगे देखो, 81 और 81, है ना। तो एक वैसे तो देखो 3 की पावर जो 4 होता है वो कितना होता है 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 एकम 3, 3 अठे 24, 243, ठीक है। इनका सबका कर लो सम एक बार के लिए, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, सम ऑफ कोफिशिएंट पूछ रहा है ना। तो देखो 3 और 5 8, 8 और 5 13, और एक 14 का 4 कैरी में 1, और 4 3, 3 और 7 10, 10 और 9 19, 19 और 1 20, 20 का 0 कैरी में 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, ओनली 10। गलती कर दी क्या, 3 और 5 8, और 5 13, और एक 14 का 4 कैरी में 1, 4 और एक 5, और 7 12, 12 और 9 21, और एक 22, 22 का 2 कैरी में 2, 2 और 2 4,
4 और 2 6, 6 और 4 10, ठीक है 1024 आएगा, है ना, सम ऑफ कोफिशिएंट। तो ये तो कहलाता है क्या, यहाँ पर एनसीआर की जो वैल्यू कहलाती है वो क्या कहलाती है, बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो ये तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स हमसे पूछ रहा है ना। तो मेरे यहाँ कहने का मतलब ये है कि भाई हम एक एक करके थोड़ी ना निकालेंगे। अभी जैसे आपको ये यही कह दे कि साहब 5 है, या मान लो चलो 10 है, x+3y⁻10 है, तो यहाँ पर सेकंड या थर्ड टर्म तक तो एक बार के लिए आप कर लो। मैं आपको कहूँ कि साहब 7वीं टर्म है, वो बताओ क्या होगी, या मान लो 10 लिख दिया x+3y⁻10 और बोलूं कि यहाँ पर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम बताओ, तो आप ऐसे निकालने थोड़ी ना बैठोगे। तो उसके लिए एक तरीका निकल कर आया, वो होता है आपका क्या, कॉम्पैक्ट फॉर्म। बट वो कॉम्पैक्ट फॉर्म अभी मैं बताऊंगा, अभी रुक के, उसको भी इस समय बताना सही नहीं रहेगा। अभी फिलहाल के लिए आप बस इतना देखो कि देखो सम ऑफ कोफिशिएंट तो क्या होता है। जैसे अगर मैं आपको ये लिख के दूं, जैसे कि मान लो, चलो ठीक है पहले इसको बता ही देता हूं। देखो जो, नहीं 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 नहीं, उसको भी बताऊंगा फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। चलो एक बार बस इतना देखो, देखो सम ऑफ जो एफिशिएंट नहीं कोफिशिएंट, है ना, एक मिनट, सम ऑफ कोफिशिएंट है ना, ये हो गया। अब मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूं कि ये तो होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये तो क्या होता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट, ओनली बाइनोमियल कोफिशिएंट। एनसीआर जो होता है वो क्या होता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट क्या होता है, यहाँ पर सम ऑफ कोफिशिएंट पूछा है, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं पूछा है, सम ऑफ कोफिशिएंट। तो अगर आप यहाँ गौर करोगे तो देखो, अगर कहीं पर जैसे मान लो कोई भी एक टर्म उठाओ, जैसे मान लो मैं ये उठाता हूँ 5c2x³ और 3y⁻², मान लो ये लिखा हुआ है। तो यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा थोड़ा सा एक बार मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। तो मान लो ये लिखा हुआ है 3×9, 3×9, और इस x³ को रुक के लिख देता हूँ। मान लो मैं ये x³ हो गया और 3×9 यहाँ लिख दिया मैंने। तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो होता है ना, ये वाली जो पावर चीज है, ये तो कहलाती है सम ऑफ कोफिशिएंट। ओके, ये तो क्या कहलाता है, सम ऑफ कोफिशिएंट। और ओनली ये जो 5c2 वाली चीज है, ओनली ये 5c2 वाली चीज है ना, ये तो कौन सा कहलाता है, ये। और एक मिनट इसको अलग तरीके से दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको परेशानी होगी। और ये जो 5c2 वाली चीज है ओनली, है ना, ये चीज कहलाती है बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट। अभी और अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पर, फिर वहीं पे ही आपको मैं इन सभी टर्म्स का, है ना, जो सम किस तरीके से निकाला जाता है ना, वो मैं सिखाऊंगा। देखो, तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि सम ऑफ नेट पावर ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच टर्म इज एन। हर टर्म में एक्स और वाई की पावर का सम देखोगे तो वो एन आएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप 3 और 2 5, एक्स और वाई की पावर, वाई यानी ये जो सेकंड टर्म है, इसकी पावर का सम देखोगे 3 और 2 5, तो वो एन के बराबर है। 2 और 3 5, 5, और यहाँ एक्स की पावर 0 है तो उसका सम 5 है ना। अच्छा, उसके बाद देखो, नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन इज n+1। नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी होगी, n+1। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर पावर कितनी है, 5, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n+1 ही आएगी, है ना। अब आती है कॉम्पैक्ट फॉर्म, या फिर जिसे हम जनरल फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म। तो अब ये क्या भला है, ये देखो ध्यान से। देखो हमने ये जो देखा है x+y की पावर जो n लिखा हुआ है ना, इसका समेशन निकालो एक बार। तो अब समेशन की फॉर्म में कैसे लिखें, r इक्वल टू, क्योंकि r की वैल्यू 0 से शुरू है, r इक्वल टू 0 to n,
0 to n। अच्छा, अब ये r क्या है भाई, x की पावर जो है वो शुरू हो रही है कहीं से, है ना, 1 जैसे 0 से ही शुरू हो रही है ये, है ना, और मतलब घटती चली जाएगी, लास्ट में 0 हो जाएगी। चलो y की पावर देख लो, y की पावर r से शुरू हो रही है, कहीं से शुरू हो रही है और n तक जाएगी, तो दैट्स वाई मैंने r की वैल्यू 0 से लेकर n तक ले ली। अब यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा कैसे, NCR, है ना, क्योंकि सबसे पहले NC5C 0 होता है, NC 0 होता है यानी, है ना, तो NCR डॉट x की पावर, अगर हमने देखा हो ध्यान से तो पावर कम होती चली जाती है ना, तो x की पावर n माइनस आर डॉट y की पावर जो है वो बढ़ती चली जाती है ना, तो y की पावर r, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, विच यू हैव टू रिमेम्बर, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन भी है आपके पास अभी मैं कराऊंगा भी और आते भी है पेपर में, ठीक है। अब क्या हुआ, क्या जब इसको इस तरीके से बताया मैथमेटिशियंस ने, तो इस पर एक से एक चीजें फिर निकल कर आने लगी, जैसे कि, जैसे देखो, एक मिनट दो, ये लो। तो अब हुआ क्या कि इसको जो है यहाँ पर अगर हम देखें कि नंबर ऑफ टर्म्स, अगर हम देखें नंबर ऑफ टर्म्स, अगर आपने देखा हो तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n+1 यानी एक ज्यादा आ रही है, और हमसे अगर ये पूछ ले कि कितनी नंबर ऑफ टर्म होगी, कितनी नंबर ऑफ टर्म होगी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं बात करूं, है ना, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है, इसको जो है वो TR+1 से शो करते हैं, क्योंकि इससे ठीक एक कम, जैसे मान लो अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो x की पावर जो है n माइनस आर, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, और y की पावर r। अब देखा जाए तो अगर ये इस तरीके, कुछ इस तरीके से होता है कि अगर एक बार सोचो, मैं इस तरीके से लिख के दे दूं कि मान लो मैं बोल रहा हूं कि एक कम, एक कम, तो ये क्या हो जाएगा, आर की जगह, इस जगह, मतलब इस जगह क्या आएगा, इस जगह आएगा आर, मतलब अगर यहाँ पर ओनली आर है, देखो अगर इसको लिखते हैं ऐसे, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और वाई की पावर आर, है ना। अब अगर इसे, यहाँ मेरे कहने का यहाँ क्या मतलब है भाई, अगर TR+1 है ना, तो धीरे धीरे फिर आर की पावर कम होती चली जा रही है यहाँ पर, है ना, जैसे यहाँ R+1 था तो यहाँ ओनली आर रहा, और यहाँ ये रहा, यहाँ ये रहा। अगर सोचो यहाँ आर लिख दूं मैं, तो एक पावर कम, R+1 था तो आर आ गया, यानी R+1 में से एक पावर कम तो आर रह गया, तो ये आर यहाँ पर आ गया। मैं यहाँ दिखाना ये चाहता हूँ कि राइट साइड में, लेफ्ट साइड से एक एक आर कम होगा, मतलब R+1 जो है ना, ये R+1 की जगह ओनली आर होगा। अब अगर कोई व्यक्ति इसे आर से दिखाए तो यहाँ आर की जगह आपको R-1 बताना होता, यानी NCR-1 x की पावर n माइनस R+1, माइनस से साइन चेंज हो गया, है ना, और मतलब हाँ, और y की पावर R-1, तो ये -1 का एक तरीके से प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए, ये टंटा ही खत्म हो जाए, तो इस चीज को ये परेशान ना करे, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला डिराइव कराया गया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कैसे निकाले जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म किस तरीके से निकाले जाते हैं। ओके, आई होप सो कि आपको समझ में आया। अच्छा, एक बात और देखो, नंबर ऑफ टर्म या तो 5 होती है, 7 होते, 3 होती है, जो 2 होती है, 2 और आधे हुए नंबर की टर्म नहीं हो सकती, 2.5 नहीं हो सकती नंबर ऑफ टर्म, या 3.5 नहीं हो सकती, 3.5, 2.3 ये नहीं हो सकती। तो एक बात याद रखना कि यहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो होल नंबर में बिलोंग करेगी, आर बिलोंग्स टू डब्ल्यू, आर बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, तो अगर अब आपने यहाँ पर, अब और अच्छे से क्लियर करता हूँ, देखो मैंने ये कहा कि यहाँ पर टी आर जो भी होगा, यहाँ राइट हैंड साइड में एक आर कम होगा, एक आर कम होगा, तो यानी यदि आर इक्वल टू 7 रख दूं तो मुझे जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, मेरे पास 7th टर्म निकल के आएगी या 8th टर्म निकल के आएगी, तो इसमें बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, 7 और 1 8, यानी 8th नंबर की टर्म हमारे पास यहाँ पर निकल कर आएगी, 8th नंबर की टर्म, 8th टर्म निकल कर आएगी हमारे पास, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास ओवरऑल टर्म्स जो आ रही थी यहाँ पर, ये एक ज्यादा आ रही थी, एक ज्यादा आ रही थी, इसलिए अगर हमें लेफ्ट साइड में निकालना है तो हमें
एक राइट साइड को ही लेफ्ट साइड को एक बढ़ा दो, उससे ठीक एक कम हमारे पास लेफ्ट साइड में राइट साइड में आ जाएगी। ठीक है, वहीं से ही आपका ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया। देखो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस वाले क्वेश्चन की तर्ज पर ही बात कर रहा हूं मैं, अगर इसमें आपसे ये पूछ लिया जाए कि x प्लस 3y की पावर 5 है ना, तो x प्लस 3y की पावर 5 में है ना, 5 में लास्ट से थर्ड टर्म पता करो, लास्ट से थर्ड टर्म। तो बिल्कुल अब देखो लास्ट से थर्ड टर्म का मतलब क्या हो गया, अभी यहाँ पे तो मान लो आपने ये पता कर दी कि 1 2 3, तो लास्ट से थर्ड टर्म जो है वो ये वाली हो गई, ये है ना, लास्ट से थर्ड टर्म क्या कितनी हो गई, ये वाली हो गई। अब इसके मुकाबले है ना, ये तो चलो 5 टर्म थी तो आप एक बार के लिए पता कर लिए, तो इसके मुकाबले एक चीज और सही है। वो क्या सही है, देखो कि जितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो लो, ठीक है, उसमें से एक मिनट, तो जितने टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो लो, उसमें से देखो एक बार इधर देखो, लास्ट से थर्ड टर्म। तो इसका एक तरीका ये भी है कि जैसे मान लो कि n+1 टर्म है आपके पास, है ना, उसमें से k को घटाओ, यानी पीछे से जितने नंबर ऑफ टर्म कह रहा है उसे घटाओ और एक जोड़ दो, तो यहां से जो निकल कर आता है वो आता है n-k+2 टर्म जो होती है वो आपका स्टार्टिंग से गिन लो वैसी, तो वही लास्ट से थर्ड टर्म होगी, है ना। अब इसका मतलब क्या है, तो 5 और 1 6, लास्ट से थर्ड टर्म, तो 6 - 3 3 और 1 4, तो फोर्थ नंबर की टर्म आगे से गिन लो। तो देखो लास्ट से जो 1 2 3 ये वाली जो टर्म है ये आगे स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म पे ही आ रही है, 1 2 3 और ये 4, तो स्टार्टिंग से फोर्थ नंबर की टर्म पे आ गई ना, ये चीज बताना चाह रहा हूं मैं। ओके, तो अच्छा एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट क्या, देखो जो आपसे अभी यहाँ पर सम ऑफ कोफिशिएंट जो पूछा गया है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि यदि आप x और y की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 1 कर देते हो, देखा जाए तो आपने यहाँ x और y को से थोड़ी ना आपको मतलब है, x और y अगर यहाँ नहीं लें या उनको 1 1 लें एक ही बात है, क्योंकि उनसे वो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होकर एज इट इज आउटकम 90 दे रही है। मान लो अगर अभी यहाँ पर 5c2 और 3 के स्क्वायर को सॉल्व करके ही तो 90 आया है। अब x³ और y² चाहे हमारे पास नहीं हो या इनकी वैल्यू 1 1 हो, बात तो एक ही है। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी पता कर सकते हो कि यहाँ पर पुट x = y = 1 1 और y = 1, तो ये 1 और ये कितना हो गया 3 3 और 1 4 4 की पावर 5 कितना होता है 2 की पावर 10, दैट इज 1024, यही तो ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। आगे देखो ये हो गया, तो ये जनरल फॉर्म का हमारे पास फॉर्मूला आ गया NCR x⁻n−r और y⁻r, ठीक है। अब एक मिनट ये कॉम्पैक्ट फॉर्म हो गया। तो देखो जनरल फॉर्म का ये है जनरल टर्म TR+1 = NCR x⁻n−r और y⁻r, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको एज इट इज लर्न रखना है, ये आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। ये लो, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि एक्सपेंड करो 2x - y⁻7 को, 2x - y⁻7 को, तो अब इसका क्या तरीका है, देखो इधर एक एक चीज देखते जाना। NCR तो ये हो जाएगा कितना 7c, r क्या है यहाँ पर r, शुरुआत में तो हमारे पास 0 ही है, NC 0 है ना, क्योंकि r = 0 to n देखा था हमने,
जीरो, एक्स की पावर, तो ये एक्स की पावर एन माइनस आर, 7 - 0 कितना होता है 7, डॉट वाई की पावर, अच्छा एक्स यहाँ पर क्या है 2x, है ना। तो ये ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप बोलोगे कि साहब हमने तो यहाँ पर जो है वो प्लस वाला फॉर्मूला पढ़ा है, ये तो माइनस है यहाँ पे। तो आपको किसने कहा है कि आप इसे माइनस देखो, आप इसे प्लस ही देखो। लो, प्लस माइनस के y की पावर 7, ये लो, सही है। अब y की जगह आपको माइनस वाई रखना है और x की जगह आपको 2x रखना है, तो ये 2x हो गया और y की जगह ये माइनस वाई हो गया, सही है। अच्छा, प्लस 7c1, तो 2x की पावर कितना हो गया ये 6 और माइनस वाई की पावर हो गया 2, सही है। वैसे माइनस वाई की पावर यहाँ पर शुरुआत में 0 ही होगी है, तो यहाँ पर हो जाएगी 1, प्लस 7c2, 2x की पावर 5 और माइनस वाई का स्क्वायर, प्लस 7c3, 2x की पावर 6, 5 नहीं 6 नहीं 4 और माइनस वाई का, ये हो गया 1 हो गया 2 हो गया ये हो गया 3, प्लस 7c4, 2x की पावर 5 4 ये हो गया 3 और माइनस वाई की पावर 2 3 और ये कितना हो गया 4, प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरीके से अगर आप निकालोगे तो शाम हो जाएगी। 7c7 और x की पावर तो खत्म हो जाती है और y की पावर आ जाएगी 7, ठीक है। ये लिया अब हमने। अब अगर आप यहाँ पर एक चीज देखोगे तो y इक्वल टू, एक मिनट, ये लो, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 2x और सेकंड टर्म क्या है आपका यहाँ पे माइनस वाई, तो एक बात याद आ गई यहाँ से कि n इक्वल टू तो क्या है 7, ठीक है, और r इक्वल टू, या r तो छोड़ो, चलो टोटल टर्म्स जो है, टोटल टर्म्स जो है वो कितनी होगी यहाँ पे 8। अब मैं आपसे यहाँ पूछ लूँ कि इसकी फिफ्थ टर्म बताओ, इसकी फिफ्थ टर्म बताओ, तो कैसे पता करेंगे आप, तो देखो फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म वो क्या होगा T5, T5 होगा, तो इसका मतलब R की जगह क्या रखना है हमें 4, R की जगह 4 रखोगे, दैट इज T4+1, है ना, T4+1, तो देखो इज इक्वल टू, इज इक्वल टू NCR, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 7c4, है ना, NCR, x की पावर n माइनस आर, तो x 2x है, n माइनस आर, n माइनस आर, तो n माइनस आर क्या हो जाएगा 7 - 4 दैट इज 3 और y की जगह क्या है माइनस वाई की पावर r दैट इज 4, ये आंसर आ जाएगा। आई होप सो ये आपको समझ में आया हो, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखो आगे, ये जिसे आप इतनी देर से इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो यूट्यूब ऐड की तरह, फिर भी शो हो रहा है, तो वो यही है, केथ टर्म फ्रॉम लास्ट। अगर आपको कोई भी क्वांटिटी आपको दे और बोले कि इतने वे नंबर की टर्म बताओ लास्ट से, तो आपको क्या करना है n-k+2 थर्ड टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है। आपको 10 टर्म दे दे और पूछे कि लास्ट से, मतलब फ्रॉम लास्ट फाइंड द फोर्थ टर्म, ठीक है, तो वो टर्म क्या होगी, तो n-4 यानी 10 - 4 दैट इज 6+2 दैट इज 8th फ्रॉम स्टार्टिंग। ओके, अच्छा, डिफरेंस बिटवीन कोफिशिएंट एंड बायनोमियल कोफिशिएंट, तो ये चीज हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो, टू फाइंड सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट पुट ऑल पैरामीटर इक्वल टू 1, यही किया है हमने, सम पता करने के लिए ऑल पैरामीटर को इक्वल टू 1 ही पुट करा है। देखो x और y ये पैरामीटर ही तो है जिनको हमने 1 1 पुट करा है, ठीक है। और कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट में चलो बाद में, तो क्या वैसे तो यहाँ पे भी बता चुका हूँ, आगे भी आएगा, बाकी एक बार फिर से देख लो कि जैसे कि मान लो अगर मैं बात करूं इसके अंदर, जैसे कि कहीं पर ये लिखा हुआ है कि मान लो T5 लिखा हुआ है
7c4 है ना, 7c4, ये जो 2 की पावर 3 है ना यानी 8, इसको मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, तो ये हो गया 2 की पावर 3 और x का क्यूब और y की पावर माइनस y की पावर 4 है ना, तो वो y की पावर 4 ही हो जाएगी। तो देखो इधर यहाँ पर जो ये चीज और ये है ना, तो ये तो क्या कहलाएगा हमारा, क्या कोफिशिएंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। ओके, अच्छा, और ये जो 7c4 है ना, ये वाली बात, ये जो कहलाएगी हमारे पास, ये क्या कहलाएगी, बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट। ओके, अच्छा, आई होप सो आपको समझ में आया होगा ये, है ना। उसके बाद देखो आगे, तो ऑल पैरामीटर को इक्वल टू 1 करना, और ये सब हमारे पास हो गया। ठीक है, अब आगे देखो, ये क्वेश्चन है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर 15 इन x माइनस एक्स स्क्वायर पावर 10। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है इसमें, ये भी इजी है वैसे तो क्वेश्चन। देखो इसमें देखो n इक्वल टू तो क्या है, देखो n इक्वल टू तो क्या है, आप इसमें भी 10, फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म जो वो क्या है x, और जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म वो क्या है हमारे पास, माइनस का एक्स स्क्वायर। ये मत बोलो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बोल दोगे तो फिर आपको एक्स माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ये माइनस वाला एक्सपेंशन आपको अलग से लर्न करने की जरूरत पड़ सकती है, तो आप इसको माइनस का एक्स स्क्वायर ही रखो। अब देखो जनरल टर्म, जनरल टर्म इक्वल टू टी आर प्लस वन, टी आर प्लस वन है ना, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 10c आर, आर क्या है यहाँ पर, ये आर तो हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, आर ही रख देते हैं, एक्स की पावर, एक्स ही है यहाँ पर, तो एक्स की पावर एन माइनस आर, इनका डिफरेंस दैट इज 10 माइनस आर डॉट वाई की पावर आर, वाई क्या है यहाँ पर, सेकेंड टर्म क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर की पावर आर, आर तो ओनली आर ही है यहाँ पे, तो इनको सॉल्व कर लो। तो देखो ये हो जाएगा 10 CR, क्योंकि इसको हम देख रहे किस तरीके से, हम देख रहे हैं x प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर की पावर 10, इस फॉर्म में हम इसे देख रहे हैं। ठीक है ना, अच्छा, तो 10 CR, देखो ये जो -1 की पावर r है इसको अलग से ही रखो, तो ये हो गया -1 की पावर r। अब x की पावर 2r है, x की पावर 2r और x की पावर 10 माइनस r, तो x की पावर 2r, सॉरी बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, तो 10 माइनस आर प्लस 2r, ये कितनी हो जाएगी, 10 प्लस आर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x की पावर 10 प्लस आर, 10 प्लस आर। आई होप सो ये आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, आगे देखो, देखो ये हो गया। अब हम क्या करें, क्या यहाँ पर देखो x की पावर तो ओनली यही है, और हमसे पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x पावर 15, तो करो कुछ मत, इसका कंपेयर कर दो इससे, तो ये हो जाएगा देखो x प्लस आर, सॉरी आर प्लस 10, आर प्लस 10 इक्वल टू 15, तो आर की वैल्यू यहाँ पे से कितनी आ गई, 5, आर की वैल्यू अगर 5 आ गई तो 5 और 1 कितना हो गया, 6, इसका मतलब हमें सिक्स टर्म के बारे में पता करना है, तो ये हो जाएगा T6 इज इक्वल टू 10c, आर की वैल्यू क्या है 5, 10c5 -1 की पावर 5 माइनस में आ जाएगा आंसर, और x की पावर यहाँ क्या लिख देंगे अब 15, क्योंकि 10 प्लस आर की वैल्यू हमने 15 के बराबर रखी है ना, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये जो यहाँ पर ये जो क्वांटिटी आएगी, ये वाली जो कुछ भी आएगी, ये क्वांटिटी कहलाएगी आपकी कोफिशिएंट ऑफ x पावर 15, है ना। तो कोफिशिएंट ये कितना हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, तो देखो 10 9 8 7, ये हो गया 6, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है, राइट, तो 6 दूना 12, जीरो का जीरो,
ये गया, और 2 चौक 8, 9 चौक 36 इंटू 7, 252, जो भी नेगेटिव में। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, कोफिशिएंट जो आएगा हमारे पास, वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 252 इज इक्वल टू माइनस का 252, दैट विल आवर आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो, है ना। अब देखो आगे, फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन दिस। तो देखो इसको, ये अब आप सोचोगे कि यार ये तो थर्ड 3 टर्म का एक्सपेंशन आ गया, ये तो क्या हमने पढ़ा ही नहीं है। आगे वैसे तो ये भी बताऊंगा, बट अभी फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो। एक्स, ये देखा जाए तो ये एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, और उसकी पावर 10 है, तो ये उसकी पावर 10 लगा दी मैंने। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 1/x का की पावर 2/20, तो ये हो जाएगी 20। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी हमें x के अलावा जो बची हुई वैल्यू है वो हमें पता करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, देखो n इक्वल टू आपको क्लियरली दिख पा रहा है जैसा कि 20 है ना। n इक्वल टू क्या है, 20। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हो गई x, और जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, माइनस का 1/x, है ना, माइनस का 1/x, क्योंकि इसको भी आप थोड़ा सा और कस्टमाइज कर दो अपने हिसाब से, तो ये हो जाएगा। ओके, अच्छा आगे देखो, ये हो गया। तो अब क्या करें, देखो एक एक चीज देखना ध्यान से। तो टी आर प्लस 1 है ना, इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर, ठीक है। तो इसको तो एक बार यूं ही चलने दो, तो ये कितना हो जाएगा, एन 20 सी आर, एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स की जगह तो एक्स ही है, और उसकी पावर 20 माइनस आर डॉट वाई क्या है यहाँ पर, माइनस का 1/x, और उसकी पावर क्या है, आर, दैट इज आर। तो माइनस 1/r फिर से बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा 20 सी आर, और माइनस 1/r फिर से बाहर, x की पावर ये जो डिनोमिनेटर में आ रही है ऊपर चल जाएगा, तो x की पावर माइनस आर, दैट बिकम्स x की पावर 20 माइनस 2r। अब इसका कंपेयर कर दो किससे, जो आपके पास भाई इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो ही नहीं उसके अंदर, यानी उसकी पावर 0 हो, है ना। तो इक्वल टू 0 कर दो, तो देखो 20 माइनस 2r के इक्वल टू अगर आप 0 करोगे तो क्लियरली दिख पा रहा है r बराबर 10 आ जाएगा। और इसका मतलब क्या हो गया, r बराबर 10, तो यानी t11 यानी 11th नंबर की टर्म में होगा, ऐसा कुछ होगा। तो 20c10 माइनस 1 की पावर 10 होगा, तो वो तो पॉजिटिव बना देगा इसको, राइट। अच्छा, और डॉट x की पावर कितना हो जाएगा, ये 10, x की पावर 10। अच्छा, अब ये तो हमें लेना नहीं है क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ x कह रहा है ये, तो 20c10 या और मतलब मल्टीप्लाई माइनस 1 की पावर 10 को, वैसे माइनस 1 की पावर 10 जो है वो पॉजिटिव ही हो जाएगी, तो 20c10 आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा, ये वाला, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। इसको हटाओ यहाँ से, नहीं ये बिना बात का क्रेडिट ले जाएगा और हमारे आंसर को और गलत करा जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं, और देखो क्या क्वेश्चन है ये, जेई एडवांस 2013 में आया है और जेई मेंस 2020 में आया है। क्या रिपीटेशन क्वेश्चन है, रिपीटेड। कोफिशिएंट ऑफ 3 consecutive terms in expansion of 1 plus x power n plus 5, तो n plus 5 है ना। तो अब क्या करें, देखो 1 plus x की पावर n plus 5 के एक्सपेंशन में 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म लिए, तो मैं 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म एक काम करता हूँ, टी आर ले लेता हूँ, टी आर प्लस 1 ले लेता हूँ, और टी आर प्लस 2 ले लेता हूँ, सही है। अब टी आर क्या है, तो एक n प्लस 5 सी, भाई एन सी आर माइनस 1, एक पावर कम लेनी है, तो आर है इधर, तो इधर आर माइनस 1, और एक्स की पावर, एक्स की पावर, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी बोलो, एन माइनस आर होती है ना, एन माइनस आर, तो यहाँ
एक्स की पावर एन माइनस आर। तो एक काम करते हैं, एन प्लस 5 में से हम घटा देते हैं आर, ये इसके कारण पॉजिटिव हो जाएगा +1। ये तो एक मिनट, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर, इधर आर है तो एन प्लस 5 माइनस आर माइनस 1, तो एक्स की पावर हो जाएगा हमारा कितना, आर माइनस 1, एक्स की पावर आर। एक मिनट देखो, एक मिनट जस्ट, 3 consecutive terms in expansion of 1 plus x power n plus 5 are in ratio this। तो देखो n जो है वो यहाँ पर n क्या है, n प्लस 5 ही है पूरा, n क्या है, n प्लस 5। फर्स्ट टर्म है 1 और सेकेंड टर्म है आपकी x। तो एक बार लिख देता हूँ मैं इसको, ये है n प्लस 5 है ना, n जो है वो फर्स्ट टर्म जो है वो है 1 और सेकेंड टर्म जो है वो हमारी कितनी है, x। ओके, अच्छा, टी आर कितना हो जाएगा, n प्लस 5 सी आर माइनस 1 और x की पावर हर n माइनस आर होती है, यहाँ पर ऑलरेडी आर है, ऑलरेडी आर है, तो एक कम लेनी होती है, एक कम, आर से एक कम कितना हो जाएगा, आर माइनस 1। फॉर्मूला क्या लिखवाया था यहाँ पर देखो, x की पावर n माइनस आर, एक्स की पावर n माइनस आर, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो अब टी आर प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा, टी आर प्लस 1, तो ये वही n प्लस 5 सी आर है ना, r प्लस 1 से एक कम ओनली r रह गया और x की पावर कितना रह गया, r एक कम, इक्वल टू, ये हो जाएगा n प्लस 5 सी आर, 2 है तो एक कम 1 और x की पावर इससे एक कम कितनी हो जाएगी, r प्लस 1, r प्लस 1। अच्छा, अब आगे देखो, ये बोल रहा है कि कौन सी एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इन रेशो, ये इनका रेशो दे रखा है 5, 10 और 14, 5, 10 और 14। करते हैं इसको भी, देखो अब कि n प्लस 5 सी आर माइनस 1 रेशो n प्लस 5 सी आर, राइट, ये तो लेंगे नहीं हम, है ना, रेशो n प्लस 5 सी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 रेशो 10 रेशो 14। ठीक है ना, अच्छा, अब आगे देखो, इसको सही करेंगे अब, तो देखो n प्लस 5 सी आर माइनस 1 अपॉन n प्लस 5 सी आर ओनली, ठीक है, इज इक्वल टू 5 रेशो 10, और ये कितना हो जाएगा, n प्लस 5 सी आर अपॉन n प्लस 5 सी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 10 रेशो 14, रेशो 14, 5 दूना 10, तो ये तो कितना हो गया, 1/2, 1/2, और ये हो जाएगा 5/7, तो ये तो हो गया 1/2 और ये हो गया 5/7। अच्छा, अब एक चीज आपने देखा है कि कहीं पर जैसे मान लो लिखा हुआ है कि 8 फैक्टोरियल और अपॉन 7 फैक्टोरियल, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 फैक्टोरियल, ये 7 फैक्टोरियल इससे कट जाएगा तो ओनली 8 रह जाता है, राइट, क्योंकि ये 8 फैक्टोरियल क्या है, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल ही तो है ना, तो यानी जिधर ज्यादा फैक्टोरियल रहेगा, एक ज्यादा भी रहेगा, उधर वो वाला खुद एज इट इज रह जाएगा। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम आगे करते हैं, देखो, तो ये हो जाएगा n प्लस 5 फैक्टोरियल, है ना, अच्छा, फैक्टोरियल, और अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज, और n प्लस 5 माइनस आर प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, n माइनस आर प्लस 6, तो ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर।
अच्छा, लेकिन एक बात याद रहे, इसको नीचे लिखना है। तो ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, आगे देखो। अब आगे ये क्या है, अब ये है n प्लस 5 अपॉन में ये है ना, तो ये तो रेसिप्रोकल होके चल जाएगा एज इट इज। तो ये हो जाएगा n n प्लस 5 का फैक्टोरियल, उसके अपॉन में है r का फैक्टोरियल, और ये क्या है n प्लस 5 माइनस r का फैक्टोरियल। n प्लस 5 माइनस r यानी n माइनस r प्लस 5, r प्लस 5 का फैक्टोरियल। ओके, अच्छा, तो ये n प्लस 5 फैक्टोरियल और n प्लस 5 फैक्टोरियल ये तो कट गया, सही है। अच्छा, और ये r है, ये से एक कम है, तो यहाँ ओनली r रह गया ऊपर, तो ऊपर तो ओनली r रह गया, ये लिख दिया मैंने अपॉन। यहाँ एक ज्यादा है, तो ये n माइनस आर प्लस 6 रह गया इज इक्वल टू 1/2, ये तो एज इट इज लिख देंगे। अब ऐसे ही इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे तो देखो फटाफट करता हूं मैं, n प्लस 5 का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल, और n प्लस 5 यानी n प्लस 5 माइनस r, तो ये हो जाएगा n माइनस r प्लस 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, और आगे देखो, ये हो जाएगा n प्लस 5 का फैक्टोरियल, है ना, और n प्लस 5 माइनस r माइनस 1, तो n माइनस r प्लस 4 का फैक्टोरियल और ओनली r प्लस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू वही 5/7 है, ये तो है ना, इसको मत भूल जाना। अब आगे देखो, ये ऊपर एक ज्यादा है, तो ऊपर ओनली एक r रह जाएगा, ऊपर ओनली एक r रह जाएगा। उसके अलावा ये n प्लस 5 फैक्टोरियल तो एज इट इज गया, n माइनस आर प्लस 5 और n माइनस आर प्लस 4, तो ये बच जाएगा n माइनस आर प्लस 5 ओनली। ये r प्लस 1 का फैक्टोरियल है, ये r है, तो ये एज इट इज r नहीं बचेगा, r प्लस 1 बचेगा, है ना, फैक्टोरियल इसी पे ही तो है। एक नीचे ज्यादा है, तो ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस 5 इज इक्वल टू 5/7। इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा 7r प्लस 7 और इज इक्वल टू 5n माइनस 5r प्लस 5, 5 जा 25, तो हो जाएगा 7r और 5r 12r, और 25 में से 7 गए तो ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा कितना, प्लस का 5r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा n माइनस आर प्लस 6 इज इक्वल टू 2r, 2r और r कितना हो जाएगा 3r, 2r और r कितना हो जाएगा 3r, तो यहाँ लिख देता हूँ 3r इक्वल टू n प्लस 6, इक्वल टू n प्लस 6। अब क्या करें आगे देखो, तो 7r प्लस 7 इज इक्वल टू 5n माइनस 5r प्लस 25, ये तो ये रहा, है ना। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो एक काम करते हैं, देखो ये 3r की फॉर्म बनाते हैं इसमें, अरे n कहाँ गया, 5n, ये 5n है। अब एक मिनट रुको, देखो 7 और 5 12, ये 5n इधर नेगेटिव का होगा, है ना, 5n इधर लिया हो नेगेटिव, और 25 में से 7 गए तो 18, है ना। अब 3r, इसको 4 तिया 12 करके लिख दूं क्या, कोई दिक्कत थोड़ी है, 4 इंटू 3r, है ना, और 3r की वैल्यू क्या है n प्लस 6, तो लिख देते हैं 4 n प्लस 6 और माइनस 5n इक्वल टू 18, 4n माइनस 5n माइनस का n, और 4 छिंग 24, 18 में से 24 गए तो कितने बचे, माइनस का 6, ये गया तो n इक्वल टू कितना आ गया 6। इस तरीके से क्वेश्चन होगा, तो ये आगे ये पूछ भी रहा है, देन n इक्वल टू, तो आ जाएगा हमारा आंसर 6। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। उसके अलावा एक बड़ी यूनिक चीज है कि ये क्वेश्चन रिपीटेड 2019 में भी है इसी प्रकार का, कोफिशिएंट ऑफ 3 consecutive टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x प्लस 1 पावर n, है ना, x प्लस 1 पावर n
आर इन रेशो 2:15:10 2:15:17 देन एवरेज ऑफ ऑल इज। यहाँ पे एक बात याद रहे, एवरेज पूछ रहा है ना, तो वो उस तरीके से होगा। तो ये आप होमवर्क में इसको स्वयं ट्राई करना, ठीक है ना। फिर बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।